सो ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। तो मेटाबॉलिक की बात करें तो ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है? फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो ओबेसिटी क्या हो रहा है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कारण आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर हो रहा है और उसके साथ अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स आप फेस करते हो। ये क्यों होता है? बेसिकली ये तब होता है जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, या फिर आप क्या करते हो, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो, जंक ईटिंग ज्यादा करते हो। और इसमें ज्यादा बेटर होता है एक लाइफस्टाइल चेंजेस रादर देन मेडिसिन या अदर थेरापेटिक मोडालिटी। ठीक है। ओबेसिटी के कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और कैंसर भी होते हैं, और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर कोई भी पर्सन सफर कर रहा है फ्रॉम ओबेसिटी। इसके अलावा ओबेसिटी से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और हार्मोनल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो ये हो गया ओबेसिटी। कॉजेज भी मैंने बताया था। कॉजेज में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी चलेंगे तो नेचुरोपैथी में वाइटालिटी जो होती है जब लो होता है तभी कोई भी डिजीज क्या होता है, क्रिएट होता है। ओके। सो लोड वाइटालिटी क्या करेगा? एक स्टेट देगा। स्टेट किस चीज को देगा? टॉक्सिन्स क्रिएट हो करने के लिए बॉडी में, उसके अलावा उनका एक्यूमुलेशन, और वो क्या कर रहा है? बीमारी को क्रिएट कर रहा है। जब वाइटैलिटी लो हो जाती है तो हमारा जो सिस्टम होता है उसका ओवरलोडिंग हो जाता है। ठीक है। तो जब वो ओवरलोडिंग होता है तो प्रॉपर फंक्शन और क्लेंजिंग ऑफ बॉडी नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पर्सन है वो ओबीज बन जाता है। या फिर अगर ब्लड और लिम्फ का एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन है। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस। अब लैक ऑफ अवेयरनेस से क्या होता है, जब आपको नहीं पता है कि मुझे किस टाइम खाना खाना है और मुझे क्या खाना चाहिए, एंड इसके अलावा मुझे कैसा अप्रोच रखना चाहिए लाइफ में, मतलब कि रूटीन कैसा होना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें जब इनका अभाव होता है, ठीक है, लैक होता है, तब पर्सन क्या बनता है? अनहेल्दी बनता है। और अनहेल्दी बनेगा तो क्या होगा? बीमारियां होंगी। और वन ऑफ द बीमारी क्या है? ओबेसिटी है। उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, उसके कारण क्या होगा? उसके कारण यही होगा कि पर्सन सफर करेगा फ्रॉम डिजीज, है ना। हम आज के टाइम में मशीन्स पे रिलाई ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े हाथ से धुलने की जगह वॉशिंग मशीन्स यूज कर रहे हैं, मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल्स यूज कर रहे हैं छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए भी। सो व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रिलाई करा रहा है गैजेट्स पे एंड मशीन्स पे, जिसके कारण आप छोटी छोटी चीजें जो है वो खुद से नहीं कर पा रहे हो, है ना। फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो रही है। आप डाइट तो पूरी ले रहे हो प्रॉपर, लेकिन आप उसको क्या बर्न आउट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके बॉडी में। उससे क्या होगा? उससे भी ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा डाइट, डाइट में ऑब्वियसली अनहेल्दी जंक फूड अगर आप इनटेक करोगे तो उसके कारण क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप एडिक्वेट नहीं मिलेंगे। एडिक्वेट नहीं मिलेंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, which ठीक है। उसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस, तो मैंने मेडिकेशंस का भी बताया था कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके कारण, है ना, बॉडी वेट जो होता है आपको वो इंक्रीज करता है, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, या फिर आपके एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, एंटी एलर्जिक्स हो गए ना। ये सारी चीजें अगर आप कंज्यूम कर रहे हो फॉर लॉन्ग टाइम, दैट विल ऑल्सो मेक योर बॉडी बल्की। लैक ऑफ प्री एंड पोस्ट नाटल केयर, तो जब पोस्ट नाटल केयर मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, क्या होता है कि अक्सर औरतें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनका वेट पुट ऑन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इसका कोई रीजन बताएगा? कि हमेशा डिलीवरी के बाद जो औरतें होती हैं उनका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। due to slow metabolism ओके। और and muscles become very weak. प्रॉपर केयरिंग नहीं करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि एक चाइल्ड बर्थ के And टाइम जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो आपका डबल हो जाता है।
ठीक है। और जब डिलीवरी हो जाती है चाइल्ड की, तो फीमेल के बॉडी को रेस्ट के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, और उसके साथ साथ सर्टेन एक्सरसाइजेस भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो होता Yes, क्या ma'am. है कि हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं ना, तो फीमेल बॉडी वैसे भी बल्की होती है। तो वो लोग क्या अपना केयर नहीं करते, बेसिकली रीजन ये, सीधा सीधा रीजन है कि अपना ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान नहीं रखते हैं, और वो ऐसे ऐसे चीजें खाते हैं जिसके कारण क्या होता है, वेट उनका बढ़ता जाता है। और खा तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या होगा, उससे आपका जो सारा का सारा टॉक्सिन्स है वो वहीं बॉडी में रह जाएगा, तो उसके कारण भी ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो स्ट्रेस ईटिंग, ये मैंने पहले भी बताया है। स्ट्रेस में आपका जो टॉपिक था कि जब जो पर्सन है वो डिप्रेशन या स्ट्रेस से सफर करता है, तो उस टाइम उसका क्या मन करता है, मंच करने का, अनहेल्दी सा कुछ, शुगरी या स्टार्ची क्रेविंग होती है। तो क्या करता है, जब वो चीजें जब आप एक्सेसिव खाते हो, तो उसके कारण भी ये ओवरवेट लीड करता है, या फिर कोई जेनेटिकल फैक्टर है, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। गट फ्लोरा हैम्पर हो रहा है अगर आपका, ठीक है, जो ह्यूमन माइक्रोबायोटा होता है, अगर वो भी हैम्पर हो रहा है, तो आपका जो होमोस्टैसिस है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, पैथोजेनेसिस ऑफ ओबेसिटी होगा। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन साइंस एंड सिम्टम्स दिए हैं कि कोई भी मोटा आदमी रहेगा, तो आप उसको कोई भी फिजिकल काम करवाओगे तो बहुत जल्दी हाँफने लगता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, बहुत ही मोटा मोटा स्किन हो जाता है, नेक के पास, एक्सिलरी एरिया, फिर आपका जो वेस्ट लाइन होता है, अंडर ब्रेस्ट होता है ना। उसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं इनको, डल फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीन होती है, और स्नोरिंग, ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है। एंड ये आपका बीएमआई क्लासिफिकेशन है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक इंटरनेशनल क्विंटलेट्स इंडेक्स है, जिसमें क्या होता है कि वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है, फॉर आइडेंटिफाइंग द बॉडी मास इंडेक्स। तो ये जो आपका चार्ट दिया हुआ है उसमें नॉर्मल रेंज भी दिया है, और जब आपका चार्ट जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, तो पर्सन ओवरवेट होता है, माइल्डली इंक्रीज होता है, या फिर वो ओबीज क्लास 1 2 एंड 3 में आता है, ठीक है। और रिस्क जो होती है वो हमेशा बढ़ते जाती है। सो अब जो मैं डिस्कस कर रही थी वो था ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में अब हम डाइट पे चलते हैं। तो डाइट पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसको बताने के अलावा मैं एक दो पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि सारे डॉक्टर्स का अप्रोच क्या होता है, ट्रीट करने का अलग होता है। अगर आप किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, तो अपने हिसाब से चीजें देंगे। आप किसी नेचुरोपैथ डॉक्टर के पास जाओगे, तो अपने हिसाब से आपको डाइट बताएंगे। सबका जो डाइट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा ही सारी चीजें होती है, जैसे कि एटकिंस डाइट होता है, जोन डाइट होता है, ठीक है। उसके अलावा कीटोजेनिक डाइट हो गया, डैश डाइट हो गया। डैश डाइट क्या होता है, डैश डाइट वो डाइट है जो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्किम मिल्क जो होती है, उसके अलावा बीन्स और नट्स और फिश और पोल्ट्री, इस पे बेस्ड होती है, ठीक है। वो फूड्स जिनमें एडेड शुगर्स होते हैं वो अवॉइड किया जाता है। ये जो फूड होता है, ये जो डाइट होता है, ये लो होता है सैचुरेटेड इन ट्रांस फैट में। इसके अलावा इनका पोटेशियम जो होता है वो हाई होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन फाइबर भी हाई होता है, ठीक है। और कार्ब्स वगैरह कम होते हैं। सो दिस इज डैश डाइट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेशेंट आ रहा है वो ओबीस के अलावा क्या है। हो सकता है वो हाइपरटेंसिव हो सकता है कि वो डायबिटिक हो सकता है उसको कोई ना कोई किडनी डिसऑर्डर हो। तो अगर ऐसा होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान करना है ना। वो न्यूट्रिएंट्स देना है जो बॉडी में ऑलरेडी डेफिशिट है, उसको बढ़ाना है। और जो एक्सेसिव है वैसा फूड ग्रुप आपको नहीं चूज करना है, ठीक है। अगर किसी का पोटेशियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो आप उसको बनाना या पोटेशियम रिच फूड नहीं प्रेस्क्राइब करोगे। तो उस हिसाब से देखो, ये भी चीज ध्यान रखनी होती है कि पेशेंट आ रहा है तो हम ये नहीं सीधा सीधा बोल देंगे कि फल खाओ। फल में भी फूड ग्रुप्स होते हैं। अब अगर डायबिटीज का पेशेंट है और ओबीज भी है, तो आप उसे ये नहीं बोलोगे कि आप आम खा लो। हो सकता है उस पेशेंट को प्रॉब्लम ना करता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेसिव खाने लगते हैं। तो ये चीज भी आपको मेक श्योर करनी है कि अगर आप फूड बोल रहे हो,
अगर आप बोलो कि आपको ये फ्रूट्स खाने हैं तो कौन से फ्रूट्स खाने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द डिसीज, है ना। तो ये डैश डाइट जो है ये डिपेंड करता है कि क्या ये प्रेस्क्राइब करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो उसको कैसे करना है। ठीक। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट होती है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। बट ये डाइट जो होती है वो फ्री फ्रॉम ग्लूटेन होती है। जो ये ग्लूटेन जो होता है वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि व्हीट या राय या बार्ली में पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करना, और ये उन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं जिनको सीलिएक डिजीज होती है। सीलिएक डिजीज एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो जब सीलिएक डिजीज से कोई पेशेंट सफर कर रहा है तब हम उन्हें बोलते हैं कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट लो। इसके अलावा भी बहुत सारे डाइट है, लाइक पैलियो डाइट, ठीक है। पैलियो डाइट में मतलब क्या होता है, ये जो है ये एक बहुत पुराना फॉर्म ऑफ डाइट है। ये पैलोलिथिक डाइट भी इसको कहा जाता है। पैलोलिथिक डाइट का मतलब है कि जो पेशेंट है या जो पर्सन है आप उसको एडवाइस करो लीन मीट या फिश या एग्स के लिए, ठीक है। ये जो डाइट होता है ये रिच इन प्रोटीन होता है, और इसमें पोटैटो और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कराते हैं हम। उसी तरह वीगन डाइट होता है। वीगन मतलब पूरा का पूरा आपका प्लांट बेस्ड डाइट है, ठीक है। आप उसमें क्या डेयरी या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हो। ये चीज हो गई। अब अगर हम नेचुरोपैथी के तरीके से देखें तो हम इसमें डाइट के साथ साथ फास्टिंग भी प्रेस्क्राइब करते हैं। सो पॉइंट्स में आप देख रहे हो कि वाटर ड्रिंकिंग दिया, जूस डाइट दिया है, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अब थर्ड पॉइंट है लाइव और नेचुरल फूड, ठीक है। मतलब वैसा खाना जो कि लाइव और नेचुरल हो, मतलब मदर नेचर से आप डायरेक्टली उसको ले रहे हो। ऐसा खाना जिसको अगर आप सो कर रहे हो, मतलब जमीन में उसके बीज को आप सो कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्लांट में कन्वर्ट होगा। बिस्किट को अगर मिट्टी में डालोगे तो वो बिस्किट का पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन आप स्प्राउट्स वगैरह को लोगे या कोई भी ऐसा फल या सब्जी लोगे और उसको आप मिट्टी में डालोगे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, ग्रो करेगा प्लांट में। तो ऐसा फूड लेना है जो लाइव हो, नेचुरल फूड हो। उसमें आप क्या लोगे, 1 बोल 400 ग्राम ऑफ फ्रूट सैलेड विद सीजनल फ्रूट्स, ठीक है। हमेशा लोकल एंड सीजनल चीजों पे ज्यादा एम्फोसाइज करना है हमको पेशेंट्स को। क्यों? क्योंकि जब हम जो सीजन में नहीं होते वैसी चीजों को प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स हो गए और उसके साथ साथ अदर प्रेजर्वेटिव्स हो गए वो बहुत ज्यादा इन्फ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अवोकाडो हो गया या ब्लूबेरीज हो गई, ठीक है। इसमें प्रेजर्वेटिव्स ज्यादा होंगे बिकॉज ये लोकल और रीजनल सीजनल नहीं है। उसकी जगह अगर आप संतरे ले रहे हो, आंवला ले रहे हो, या फिर आप पोमेग्रेनेट ले रहे हो, अमरूद का जैसे अभी सीजन है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये रिच इन विटामिन है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो वो चीजें भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो फ्रूट्स में आप ऑरेंज, एप्पल, स्वीट लाइम, गुआवा, पपाया कुछ भी बोल सकते हो पेशेंट को, ठीक है। और मिड मॉर्निंग में अ ग्लास ऑफ फ्रेश स्किम बटर मिल्क विदाउट सॉल्ट, ठीक है। लंच में 1 बोल ऑफ 300 ग्राम ऑफ रॉ वेजिटेबल सैलेड कंसिस्टिंग ऑफ क्यूकम्बर, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, अनियन, बीटरूट, चाव चाव, एशकट, कैप्सिकम अलोंग विथ जर्मिनेटेड सीड्स। अब देखो, ये जो है ये एक जनरलाइज्ड चीजें दी हुई हैं, मीन्स कि सुबह ये नाश्ते में लेना है, दिन में ये लेना है, ठीक है। बट आपके पास जब पेशेंट आएगा तो आप पेशेंट के सेवेरिटी ऑफ द डिजीज के अकॉर्डिंग चीजें बनाओगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम कभी भी बुक में पढ़ी हुई चीजों के अकॉर्डिंग नहीं जाते। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होता है कि किस टाइप का डाइट प्रेस्क्राइब करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिट्टो ऐसा ही कर दोगे, क्योंकि हो सकता है उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो। अब मान लो जैसे कि इसमें छाछ दिया हुआ है मिड मॉर्निंग में, अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो आप उसको छाछ नहीं दे दोगे। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कैसे क्या देना है ना। ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट्स से स्टार्ट करना इज वेरी आइडियल, वेरी नाइस। उसके अलावा अगर फ्रूट्स नहीं ले रहा है पेशेंट तो वो जूसेस ले सकता है। जूसेस में लाइक कोकोनट वाटर हो गया, एशकर्ड हो गया, या फिर बीटरूट, कैरेट, एप्पल जूस हो गया, है ना। उस हिसाब से आप कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग और पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंग उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो। फिर ये आपका डाइट हो गया। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है उसको पढ़ना कि आफ्टर दिस 2 वीक डाइट अ पेशेंट हैज टू बी एडवाइज टू स्ट्रिक्टली अवॉइड सिंपल शुगर लाइक जैम, जेली, कैंडीज, कॉर्न सिरप, मैदा, एक्सेट्रा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण भी बीमारियां हो सकती है, लाइक ओबेसिटी। अब देखो, अगर हम किसी भी पेशेंट को अपने पास बुला रहे हैं, मतलब हमारे पास आ रहा है और वो ये डाइट फॉलो कर रहा है, बट इसके बाद वो जब ठीक हो गया, उसका वेट सही हो गया, वो फिर से उसी नॉर्मल रूटीन पे चला जाए और फिर से वो वही अनहेल्दी फूड खाने लगे, तो ये क्या होता है ना, इसका इफेक्ट और ज्यादा ही गंदा होता है, डबल। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप क्लेंस करो, उसके बाद फिर से आप वो गंदगी जो है अपने शरीर में डाल लो। तो इस बार डालने से क्या होगा ना, कि वो चीजें और ज्यादा नुकसानदायक होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने एनवायरनमेंट को एकदम से क्लीन कर दिया। पहले तो ये था कि आप खाए जा रहे थे तो आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा था, बट आपने जब ये डाइट फॉलो किया तो आपने उसको क्लेंस कर दिया, और क्लेंस करने के बाद ये लेना इज वेरी अनहेल्दी। सो हम हमेशा मॉडरेशन में, अगर चीट मील भी एडवाइस करते, मॉडरेशन में एडवाइस करते पेशेंट्स को, कि इफ द पेशेंट वांट्स समथिंग या फिर उसको क्रेविंग हो रही है तो उसका हेल्दियर वर्जन वो खाए, और उसको वंस अ वीक या फिर एवरी 10 या 15 डेज पर वो ले। क्योंकि जब भी हम कोई भी हीलिंग या फिर क्लेंजिंग डाइट पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उस मोमेंट पे केवल वो क्लेंजिंग या हीलिंग डाइट ही देते हैं, ठीक है। क्लेंजिंग, हीलिंग एंड सूदनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डाइट, दीज आर डाइट्स जो कि हम नेचुरोपैथी में पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वॉच में करें, ताकि पेशेंट जो है इसके अलावा भी कोई चीजें ना ले, क्योंकि वो चीजें ज्यादा नुकसान करने लगती हैं। सो ये डाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें बैन है, जो कि नहीं लेना चाहिए। वाइट शुगर, मैदा, हेल्थ ड्रिंक्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें भर भर के शुगर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, केक्स, पेस्ट्रीज, बॉटल जूस, प्रिजर्व्ड, स्टोर्ड कैंड फूड। उसके अलावा आपका बटर, चीज। देखो, जितने भी पैकेज फूड होते हैं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, पाम ऑयल, उसके अलावा प्रेजर्वेटिव्स और एडेड कलर्स होते हैं, और ये सारे ही टॉक्सिन्स होते हैं। ये सारे ही शरीर में जाकर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं और नुकसान देते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ना दे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कंटिन्यू अब्यूज करते हो शरीर को, तो सिचुएशन या कंडीशन क्रॉनिक बन जाती है। तो उसके कारण क्या होता है ना, कि हमारा जो शरीर होता है वो अनहेल्दी होने लगता है। अनहेल्दी होने लगता है तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारी वाइटैलिटी होती है वो कम होने लगती है। अगर आप मॉडरेशन में भी ये सोचो कि मैं पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर दूं कि मॉडरेशन आप ये चीज़ें खा लो, तो हमेशा बेटर है कि वो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज करे। ऐसा कुछ चूज करे, अगर वो पैकेज भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स ही है, तो पाम ऑयल की जगह ग्राउंडनट ऑयल वाला या बेक्ड पोटैटो चिप्स या फिर ऑलिव ऑयल वाला खा सकता है, ठीक है। या फिर वो खुद बना सकता है। केक्स वगैरह की भी बात हुई तो केक्स ओट्स पाउडर का भी बन सकता है, होल व्हीट का भी बन सकता है इजीली। वाइट शुगर की जगह हम गुड़ ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी डीप फ्राइड फूड है उसको हम बेक कर सकते हैं, इजीली बेक कर सकते हैं। नूडल्स भी ऐसी चीज़ें जो कि आप घर पे बना सकते हो, या फिर होल व्हीट नूडल्स मार्केट पे अवेलेबल है, या नाइस नूडल्स, आप राइस नूडल्स भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव आप पेशेंट को बताओगे। क्योंकि मैंने पॉइंट में क्या बताया आपको, कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी बीमारी बढ़ती है। आज के टाइम में लोगों को लगता है कि अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो टेस्टी नहीं होगा, बट ये गलत है। बिकॉज अभी क्या है ना, विद इम्प्रोवाइजेशन इन द जनरेशन चीजें भी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रही हैं। तो हमारे पास अभी के टाइम में मल्टीपल ऑप्शंस हैं खाने के, और वो सारे ऑप्शंस में हेल्दी वर्जन भी है, नॉन हेल्दी वर्जन भी है। चॉइस हमारी होती है कि हम क्या खाते हैं। अगर फ्लेवर्स की बात है तो डेफिनेटली 19-20 डिफरेंस होता है, बट अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव से जाएं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हेल्थ को पहले चूज करें। तो जब बात हेल्थ की आती है तो आप उन चीज़ों को चूज करो जो आपके पैलेट के साथ, पैलेट मीन्स कि आपका जो टेस्ट बड है उसके अलावा जो आपके सिस्टम के लिए भी अच्छा हो। तो इसलिए मैंने बोला कि चिप्स के भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो बेक्ड भी हो सकता है, वो ग्राउंडनट ऑयल का भी हो सकता है, केक्स की भी ऑल्टरनेटिव्स है। ऐसा नहीं है कि आपको आपका मन माना पड़े, बट हाँ, ये चीज़ें पेशेंट को अवेयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान जो कि शुरू से ही अनहेल्दी खा रहा है, डीप फ्राइड खा रहा है, आप उसको बोलोगे कि नहीं अब तुम्हें ये नहीं खाना है, तो एकाएक बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है।
तो आप उसका धीरे धीरे चेंज करोगे। जब धीरे धीरे चेंज करोगे तो पहले आप उसको स्विच करने को ऑप्शंस दोगे। स्विच करने में आप क्या बोलोगे कि आप अपने खाने में सबसे पहले मट्ठा दिन में यूज करो। नॉट इन विंटर, समर्स की मैं बात बता रही हूँ, मट्ठा फॉर डाइजेशन। उसके अलावा अगर वो पेशेंट चाय लेता है सुबह, तो आप बोलो कि चाय अगर ले भी रहे हो तो खाली पेट की जगह आप उसको ब्रेकफास्ट के बाद ले लो। और अगर चाय ले रहे हो तो उसमें चीनी की जगह गुड़ डाल दो। ठीक है। तो ये धीरे धीरे स्विचिंग होती है। जब धीरे धीरे पेशेंट ट्रैक पे आने लगे, तब आप उसका डाइट उस हिसाब से कस्टमाइज कर दो, ताकि पेशेंट को भी दिक्कत ना हो और आपको भी उसको समझाने में बहुत ज्यादा हैसलिंग ना करना पड़े। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि एकाएक जब हम चीजें बताते हैं तो पेशेंट फॉलो करना नहीं चाहता है, और उसको ना वो जो अर्ज होती है अनहेल्दी खाने की और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा स्मॉल परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक। अब अगर हार्मोनल बैलेंस की बात करें तो इसमें कौन कौन से फूड्स है जो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर इंसुलिन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है उसमें कर्क्यूमिन होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। फेनिग्रिक सीड, मतलब आपका मेथी के बीज हो गए। ठीक है। कड़वे सब्जियां जैसे कि आपका करेला हो गया, सहजन हो गया, एक्सेट्रा। फ्रूट्स जिनके कलर्स ब्राइट हो, जैसे कि आपका पोमोग्रेनेट हो गया। ठीक है। उसके अलावा आपका ऑरेंजेस हो गए, ये सारे जो कलर्स है, चेरीज हो गए, और बेरीज हो गए। बेरीज जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उनमें पॉलीफेनॉल्स और फ्लैवोनॉइड्स में रिच होते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रॉबेरीज हो गए। स्ट्रॉबेरीज आप घर पे भी इजीली उगा सकते हो, एंड ठंडी के वेदर्स में वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ब्लूबेरीज नहीं कंज्यूम करोगे, या फिर ब्लूबेरीज मार्केट में फ्रेश अवेलेबल नहीं है, यू कैन ऑफ फॉर स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आपको इजीली मिल जाएगी। एंड जो बेरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं हमारे हेल्थ के लिए। उसके अलावा हम कॉर्टिसोल की बात करें तो उसमें जो ग्रीन्स होते हैं, जैसे कि आपका केल हो गया, सैलरी हो गया। केल सैलरी तो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह हम मेथी हो गया, पालक हो गया। ठीक है। चौलाई हो गई, ये सारे जो साग हो गए और सब्जियां जो हरी होती हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। साइट्रिक फ्रूट हो गए आपके, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए। ठीक है। नट्स, नट्स में आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए। ठीक है। पंपकिन सीड्स हो गए। उसके अलावा आपका वॉलनट्स हो गया। वॉलनट्स जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है, और फ्लैक्स सीड्स भी आपके अच्छे सोर्स है ओमेगा 3 के। ये सारी चीजों को इंक्लूड करना। टेस्टोस्टेरोन के लिए पंपकिन सीड, कोकोनट, जिंजर, टर्मरिक, एक्सेट्रा। ठीक है। फिर ये जो फूड है इसको हम लिबरल अमाउंट में ले सकते हैं, जैसे कि होलसम ग्रेन्स, अनाज, पल्सेस, लेग्यूम्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है। ग्रीन लीव्स, फाइबर सॉलेबल और इनसॉलेबल, सोयाबीन। ठीक है। यूज इन ड्राई एंड रोस्टेड फॉर्म। अब देखो होता क्या है ना कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है जिसको शाम में कुछ ना कुछ मंच करने की आदत है, मतलब नाश्ता वगैरह करने की आदत है, तो आप उसको बताओ कि हेल्दी नाश्ता करे, जैसे कि बिस्किट या नमकीन की जगह वो भुने हुए मखाने ले ले, है ना, या ड्राई रोस्ट कर ले। आलमंड्स को हो गया, कैश्यूज को हो गया, सीड्स को हो गया, उसको खाए, उसको फ्लेवरफुल बना दे। वो हेल्दी भी है, उसके साथ साथ वो टेस्टी भी है। ठीक। अब इसमें मेडिसिनल फूड, वैसे फूड है जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, जस्ट लाइक वाइट टी, आपकी ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी। ये सारे क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स होते हैं। जो ऑरेंज स्किन पील होती है वो भी आपके कॉर्टिसोल को लेवल को कम करती है। अब देखो ऑरेंज स्किन पील को आप कैसे यूज कर सकते हो, मतलब कि आपके संतरे का जो छिलका होता है उसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, उसको आप जब ग्रेटर से घिसोगे ना, तो पूरा का पूरा नहीं करोगे, तब उसका व्हाइट वाला पार्ट भी आ जाएगा और वो कड़वा होता है। आप हल्का सा ऑरेंजिश पार्ट को ग्रेट करोगे। उसके बाद आप पानी को बॉईल कर लो। ठीक है। पानी को बॉईल करके उसमें जिंजर स्लाइस, अदरक थोड़ा सा डाल दो, उसके साथ साथ थोड़ा सा हनी या गुड़ डाल दो, ब्लैक पेपर डाल दो, काली मिर्च, और ये जो ऑरेंज का पील है, ये आपका बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी के लिए शॉट बन जाएगा। ये एक ऐसा टी है जो आपके इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपके सूदनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, माइंड को काम करता है, और इसका एक अरोमा अच्छा सा होता है, जस्टी सा होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, जब आप इसको अपने
जो ऑर्डिनरी चाय है उसकी जगह लोगे ना तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होंगे, क्योंकि ऑरेंज बहुत अच्छा सोर्स विटामिन सी का है, ठीक है। उसके साथ जो गुड़ होता है उसमें आयरन पाया जाता है और बाकी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक कॉक्शन या काढ़ा या फिर चाय के फॉर्म में लोगे ना, जैसे कि अभी ठंडी है, में ठंडियों में आप ले सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये मैं इन जनरल ओबेस पेशेंट के लिए नहीं, मैं सबके लिए बता रही हूँ। और उसके अलावा क्या दिया है कि वेट गेन बहुत बार वाटर रिटेंशन के कारण भी होता है। मतलब एक्सेसिव जो वाटर है वो हमारी बॉडी में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनमें जाके एक्यूमुलेटेड है। तो जब हम क्या करते हैं ना, फास्टिंग करते हैं और उसके साथ साथ हम मॉडरेट वर्कआउट करते हैं, तो जो एक्सेसिव वाटर वेट होता है ना वो भी फ्लश आउट हो जाता है। तो जो आइडियल वाटर वेट, सॉरी, वेट होना चाहिए बॉडी का, वो हमारा मेंटेन होता है। उसके अलावा हम डायरेटिक्स के लिए क्या क्या ले सकते हैं? प्लांटेन, जो केले का जो पत्ता होता है उसका जो छाल होता है उसका जूस ले सकते हैं। हॉर्स ग्राम चने का सूप ले सकते हैं। ड्रमस्टिक का सूप ले सकते हैं। ड्रमस्टिक मतलब आपका मोरिंगा सहजन, ठीक है। सहजन का सूप ले सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी है। आपका बाली, ये सब क्या करता है, जब शरीर में एक्सेसिव पानी इकट्ठा होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है आपका बाली और आपका प्लांटेन और उसके अलावा ड्रमस्टिक्स। तो पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है और अगर आपको देख के लग रहा है कि इसका जो फैट डेपोजिशन है वो उतना ज्यादा नहीं है, इसका जो वेट है वो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर है, तब आप उसको ये सारी चीजें प्रेस्क्राइब करोगे। मैंने ये पहले भी बताया और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि देखो, जो वेट भी होता है ना उसके भी कई सारे वो होते हैं। वेट गेन वो हो सकता है कि वो फैट के कारण भी हो, और वो हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड बढ़ी उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट एंड ओबीज? ओबीज में क्या अंतर है और ओवरवेट में क्या अंतर है, ये बताओ। ये टर्म हम बार बार सुनते हैं ना कि ये बहुत ही ओवरवेट है, और हम ये भी टर्म यूज करते हैं कि ओबीज है। तो इसमें अंतर क्या है? आप ट्राई करो, जरूरी नहीं कि आंसर सही हो, बस ट्राई करो। आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस हो सकता है? मैम, जो ओबेसिटी होती है वो एक हम्म। डायग्नोस में आ जाती है। उसके जैसे ओबेसिटी हम जब बोल सकते हैं जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो वो ओबेसिटी के कारण हो सकता है। लेकिन ओवरवेट, इतना ओवरवेट में हम डायग्नोज नहीं बता सकते एग्जैक्ट। अच्छा, कोई और? मैम, ये हेल्थ में जो बीएमआई होता है ना, तो बीएमआई के हाइट और उस हिसाब से वेट होना चाहिए। तो उससे ज्यादा थोड़ा होता है तो ओवरवेट बोलते हैं मैम। और अभी ये करंट न्यूट्रिशन की भाषा में तो बीएमआई को आसपास ही बोलते हैं। हम्म। गुड, यही आंसर सही है। देखो, ओवरवेट क्या होता है ना, एक ऐसा इंसान जिसका 10 से 20% अबव नॉर्मल आइडियल वेट है, ठीक है। ओवरवेट में 10 to 20%, और ओबीस में more than 20%, इतना डिफरेंस होता है। मतलब 10 से 20% है तो वो पर्सन ओवरवेट कहलाएगा, लेकिन 20% से ज्यादा उसका नॉर्मल आइडियल वेट जो है, तब उसको क्या बोलेंगे? ओबीस कहेंगे। फिर अंडरवेट की बात करें तो अंडरवेट में क्या होता है? पर्सन हु इज 10% मोर बिलो, ठीक है, द नॉर्मल आइडियल वेट, तब उसको अंडरवेट कहते हैं। तो ये आपका आइडियल क्या है, डेफिनेशन है ओवरवेट का और ओबीज का। और एज अ डॉक्टर ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए कि ओवरवेट और ओबीज में क्या डिफरेंस है ना। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैलोरी का इनटेक कितना करना चाहिए, कोई पर्सन प्री ओबीज कब है, ओबीज कब है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केवल ये नहीं जानना है कि डेफिनेशन क्या लिखा है। उसके अलावा आपको टाइप ऑफ डिफरेंट डाइट्स जाननी है, जैसे कि मैंने अभी डैश डाइट बताया, ठीक है। उसके अलावा पैलो डाइट बताया, वीगन डाइट बताया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो ऑलरेडी अवेयर्ड है, और ऑलरेडी क्या पता उसने डैश डाइट फॉलो की हो या फिर वीगन डाइट फॉलो की हो, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं आया हो उसकी बॉडी पे। तब आप क्या करोगे? इसीलिए जब आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे तो आप सारी चीजें पूछोगे, है ना। और बहुत बार ये भी होता है ना कि वेट घट गया लेकिन फिर से बढ़ गया, तो आपको ऐसा फिर अप्रोच रखना है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए
पेशेंट जो है वो चीजें फॉलो कर रहा है और उसकी वेट सस्टेन्ड है, मेंटेन्ड है, हेल्दी वेट, आइडियल वेट, और उसके अलावा उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं किसी भी टाइप के। क्योंकि जब वेट लॉस भी करते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग जो अवेयर नहीं होते हैं फिर घर पे करते हैं, तो वो वेट लॉस के लिए चीजें खाना ही छोड़ देते हैं। मीन्स वो केवल पानी पे हैं या फिर चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज क्या होती है, आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है। ओके। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हो, तो माइंडफुल ईटिंग ना करने के कारण आपको उसके हेल्थ जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो मिलते हैं। क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी पे जाते हो तो हार्मोनल चेंज भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप पेशेंट को ये प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो आप उसको ये भी बता रहे हो कि ये वाला डाइट कब तक हमने फॉलो करना है ना, ताकि उसके लिए भी इजी हो सारी चीजों को समझना। आप ये नहीं बोलोगे कि अब लाइफ टाइम तक यही खाते रहो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अ, मान लो अगर पेशेंट फास्टिंग कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो 50% ऑफ हमारा बॉडी वेट है वो फ्लूइड की वजह से होता है। और जब फास्टिंग में फ्लूइड लॉस होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वो आपके बीपी को भी कम कर देगा। बीपी कम करेगा तो पेशेंट क्या होगा फिर, हाइपोटेंसिव स्टेज में चला जाएगा। तब क्या होगा, उसको चक्कर आ सकती है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस फील करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो बढ़ा रहता है तो उसके कारण क्या होता है, गॉल स्टोन्स या गाउट होते हैं। तो ऑलवेज जो डाउट और एक जो वो है ना, क्लैरिटी रखो